हेलो एंड वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया कि सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। तो किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल फ्रंटियर को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री जो है उसके अंदर का जितना पोर्शन है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या सर इसके अलावा भी कुछ हम काउंट करेंगे? हाँ, इसके अलावा भी हम लोग कुछ काउंट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास जो आता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दैट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। किन्हीं भी दो कंट्रियों के बीच में अगर कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है तो वो भी उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं इंडिया का कोई शिप या एयरक्राफ्ट किन्हीं दो कंट्रियों के बीच में लाइक रशिया एंड जापान के बीच में भी चल रहा है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by normal resident in the international waters where they have exclusive right of operations। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आपको जहां तक राइट दिया गया है वहां तक अगर आप कोई फिशिंग वेसल ऑपरेट कर रहे हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स को ऑपरेट कर रहे हो या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स अगर हैं तो वो भी आपका उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो बाउंड्री है उससे बाहर जो पानी है आपका यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स जो है उसमें अगर कोई आप फिशिंग वेसल्स यानी कि मछली पकड़ने का काम कर रहे हो या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, आप समुद्र के नीचे से कोई ऑयल या कोई नेचुरल गैस जो है आप वो ऑपरेट कर रहे हो या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, अगर ये सब आप ऑपरेट कर रहे हो तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा। बट मार्केट कि आपने जहां तक आपको राइट दिया गया है वहीं तक का एरिया अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समुद्र आपका हो गया, नहीं, जहां तक आपको राइट दिया गया है उस उतना जो एरिया रहेगा दैट इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन थर्ड पॉइंट जो आता है दैट इज एम्बेसी एंड काउंसलेट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। यानी कि अगर मैं बात करूं इंडिया की कोई एम्बेसी, इंडिया की कोई काउंसलेट्स की बिल्डिंग या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अगर बाहर किसी कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, बाहर किसी कंट्री में लोकेटेड है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएगा। तो अभी हमने कितनी बात करी? सबसे पहली बात पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, दूसरी हमने बात करी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तीसरी हमने बात करी फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड लास्ट हमने बात करी एम्बेसीज, काउंसलर्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो क्या सर इतना ही होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर? नहीं, इसमें से हम दो चीज एक्सक्लूड भी करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो चाहे वो यूएनओ हो, अगर वो किसी कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कोई यूएनओ की बिल्डिंग है, कोई डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो रहेगा दैट इज एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई काउंसलेट्स की बिल्डिंग आपकी कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, आपकी कंट्री में लोकेटेड है तो वो भी आपकी कंट्री में काउंट नहीं होगी। वो भी कहां काउंट होगी? वो दूसरी कंट्री में काउंट होगी जिस कंट्री की वो बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है तो वो कहां काउंट करोगे? आप पाकिस्तान में काउंट करोगे, इंडिया में काउंट नहीं करोगे। ठीक है जी। तो अगर हम पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा रिवाइज करें तो टॉपिक क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, सबसे पहले वो बात आ जाएगी। उसके बाद शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, देन उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, देन उसके बाद हमारे पास क्या था? एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। ये हमने काउंट किया। क्या क्या काउंट नहीं किया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काउंट नहीं किया, डब्ल्यूएचओ एंड यूएनओ, और उसके अलावा एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, ये हम लोगों ने काउंट नहीं किया। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारे पास आता है नॉर्मल रेजिडेंट का। नॉर्मल रेजिडेंट, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल रेजिडेंट की, एनआर की डेफिनेशन की बात करूं तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एनआर की डेफिनेशन के अंदर। इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा? कोई फर्म, कोई सोसाइटी, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई या कोई कंपनी हो जाती है तो हम सबको कंसीडर करके चलेंगे एनआर की डेफिनेशन के अंदर। who ordinarily reside in that country and whose economic interest lies with that country, जो उस कंट्री में रहता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री से लाई करता हो। अब क्वेश्चन ये आया सर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है हु लिव्स एंड लोकेटेड इन दैट डोमेस्टिक टेरिटरी, जो उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता हो, एंड हु कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, तीन चीजें।
अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। आप उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हो और आप वहीं से खाते हो, कमाते हो और खर्च करते हो, ठीक है। यानी कि अर्निंग आपकी वहीं से होती है, स्पेंडिंग आपकी वहीं से होती है, एक्यूमुलेशन आपका वहीं से होता है। अगर आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो तो आप उस कंट्री के एनआर बन जाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इंडिया के अंदर रहता हूं तो मैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन गया, एंड साथ के साथ मैं यहीं से अर्न करता हूं, स्पेंड करता हूं, एक्यूमुलेट करता हूं, तो मैं इंडिया का एक नॉर्मल रेजिडेंट हूं। तो सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम लोग एनआर की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि सर फॉरेन टूरिस्ट एंड फॉरेन विजिटर्स, बाहर से कोई खेलने, पढ़ने या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर इंडिया आया तो क्या वो इंडिया का एनआर बन जाएगा? नहीं, इंडिया का एनआर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डेविड वार्नर इंडिया में आता है आईपीएल खेलने के लिए, तो क्या वो इंडिया का एनआर बन गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आएगा दैट इज फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। बाहर की आर्मी को अगर हमने इंडिया के अंदर डिप्लॉय कर दिया, अगर इंडिया के अंदर लगा दिया, तो क्या वो सारे लोग इंडिया के एनआर बन जाएंगे? नहीं। अगर कोई एम्बेसी के लोग हैं, कोई ऑफिशियल्स हैं, कोई डिप्लोमेट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर वो इंडिया के अंदर आ गए तो क्या उनको भी हम लोग एनआर की डेफिनेशन में काउंट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड पॉइंट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ एंड यूएनओ। एंड फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एम्प्लॉय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं वो लोग, इन दोनों को ही हम लोग एनआर की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर अगर कोई डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग है, यूएनओ की बिल्डिंग है, तो क्या हम उसको एनआर में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना, वो इंटरनेशनल एरिया में काउंट होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर काउंट नहीं होती। उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? सर वो एम्प्लॉयज जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के एनआर बनेंगे। यानी कि इंडिया में अगर मान लो डब्ल्यूएचओ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा काम करता है, तो वो कहां काउंट होगा? वो ऑस्ट्रेलिया का एनआर है। बट अगर इंडिया के अंदर डब्ल्यूएचओ है, यूएनओ है, उसमें इंडिया का ही कोई बंदा काम करता है, तो वो कहां काउंट होगा? वो सर इंडिया का एनआर बन जाएगा। दैट मीन्स जिस कंट्री से वो बंदे बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से वो एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं, वो उस कंट्री के एनआर हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या आता है सर? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। बाहर से कोई शिप आ रहा है हमारे पास, कोई फॉरेन वेसल आ रहा है, उस पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उस पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो, कोई कमर्शियल ट्रैवलर्स, कोई बाहर से काम करने के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है, कमर्शियल बेसिस पर वो ट्रैवल कर रहा है, काम के सिलसिले में वो ट्रैवल कर रहा है, और सीजनल वर्कर्स जो किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए काम करने आए फिर वापस चले गए, तो क्या वो भी एनआर की डेफिनेशन में काउंट होंगे? नहीं, वो भी एनआर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स में क्या है? जो बॉर्डर के आसपास के एरिया में लोग काम करते हैं और रेगुलरली बेसिस पर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लाइक इंडिया के कुछ लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में, लाइक पाकिस्तान में जाके काम करके सुबह गए, शाम को वापस आ गए। ऐसे ही पाकिस्तान के कुछ लोग सुबह इंडिया आए और शाम को वापस पाकिस्तान चले गए। तो वो कौन सी कंट्री में काउंट होंगे? सर वो उस कंट्री में काउंट होंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इंडिया का बंदा पाकिस्तान गया, सुबह गया, शाम को काम करके वापस आ गया, तो वो कहां काउंट होगा? इंडिया में काउंट होगा। पाकिस्तान का बंदा इंडिया आया काम करने के लिए, सुबह, शाम को वापस पाकिस्तान चला गया, कहां काउंट होगा? पाकिस्तान में काउंट होगा। तो बॉर्डर वर्कर्स भी जो होते हैं वो अपनी ही कंट्री के अंदर काउंट होते हैं। सो ऑल इन ऑल हमने क्या किया सर? ऑल इन ऑल हमने काउंट किया एनआर की डेफिनेशन के अंदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को, जो इंडिया में रहता है, इंडिया से ही खाता कमाता खर्च करता है। किस किस को काउंट नहीं किया? किसी फॉरेन टूरिस्ट को, फॉरेन विजिटर्स को, एम्बेसी के जो लोग होते हैं उनको, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं उनको काउंट नहीं किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें काम करने वाले लोगों को काउंट नहीं किया, बॉर्डर वर्कर्स को काउंट नहीं किया, और क्रू मेंबर जो होते हैं फॉरेन वेसल्स के या कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स जो होते हैं उनको हमने काउंट नहीं किया। तो यहां तक हमारी बात थी नॉर्मल रेजिडेंट की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। एंड हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।